Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start chapter number 2, which is the two variable regression analysis. Before that, we have done the introduction to econometrics and our first chapter, which was basically the very basic terminologies and concepts related to econometrics. So now we have the two variable regression analysis. Uh, हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक सिंपल रिग्रेशन होती है और एक मल्टीपल रिग्रेशन होती है। अब जो सिंपल रिग्रेशन है उसमें वी हैव वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इफेक्ट हम चेक करते हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम y से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो और मल्टीपल रिग्रेशन हमारे पास क्या होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास एक ही होगा y, बट we would have multiple explanatory variables. You will have more than one explanatory variables. जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि x1, x2, x3 जो तीनों हैं ये explanatory variables आपके y variables को इफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो एक सिंपल बगैर फंक्शनल फॉर्म के हम देखें तो आवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, इसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं। और जब हमने पिछले चैप्टर में रिग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि हम y की मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिक्स्ड और नोन वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है चैप्टर 2 में कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम पहले बता चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी में जो मीन वैल्यू होती है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहा जाता है। और हम जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है उसमें y की मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब इसमें अब एडिशनल हमारे पास आ गया है कि कंडीशनल वैल्यू एंड अनकंडीशनल वैल्यू। अब जो कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ y होगी that would be the mean value of y given or against a fixed value of x। उसमें हर एक x के अगेंस्ट y की एक वैल्यू आएगी, उसका मीन आप फाइंड आउट करेंगे। और अनकंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ y में क्या होगा, वी फाइंड आउट द ओवरऑल मीन वैल्यू ऑफ द y। इसका डिफरेंस हम आगे डिटेल में देखते हैं। ये आपकी बुक से ही एग्जाम्पल है जिसमें योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनकम। यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज की इनकम बताई हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 ग्रुप्स ऑफ इनकम्स दिए हुए हैं। एक $80 का है, $100, 120, 140 एंड सो ऑन। और 80 की इनकम ग्रुप में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। सिमिलरली 100, 120, 140 हर इनकम लेवल पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि जिसकी इनकम $80 है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो हर एक जो फैमिली होगी उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कुछ लोग होंगे जिनका एग्जैक्ट 80 भी हो सकता है, कुछ हैं जिनका 80 से ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर और कुछ का $80 की इनकम से कम भी हो सकता है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम 100 के इनकम लेवल को देखें उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो 100 की इनकम ग्रुप में आते होंगे और उसमें भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एग्जैक्ट 100 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दैट इज हर इनकम के लेवल के अगेंस्ट हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की 5 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। मतलब आप कह लें कि 5 फैमिलीज का हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख रहे हैं कि 80 के इनकम ग्रुप के अगेंस्ट जो फैमिलीज हैं, उस 5 फैमिलीज हैं, उनका क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, 100, 120। तो इस तरह से हमने सबका हर इनकम ग्रुप के साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लॉट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास
बहुत सारी वैल्यूज हैं एक x के अगेंस्ट। 80 x की एक वैल्यू है, 100 उसकी दूसरी वैल्यू है, 120 तीसरी वैल्यू है, एंड सो ऑन। और उस हर x के अगेंस्ट हमारे पास कंजम्पशन की वेरियस वैल्यूज आ रही हैं। इन दैट केस हम कह लेते हैं कि हमारे पास 5 हैं, लेकिन आप देखें तो आगे जाके कुछ डॉट्स इंक्रीज भी हैं, तो हमने बहुत सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को मार्क किया है हर एक्स के अगेंस्ट, और फिर क्या किया है कि उनकी एवरेज वैल्यू से एक लाइन पास की है। ठीक है, अब ये जो एवरेज वैल्यू पास हो रही है, ये इनकी मीन वैल्यू से जो लाइन पास हो रही है वो ऑब्वियसली इनकी मीन वैल्यू से पास हो रही है। आप इसको कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कैटर कि ये इनकी मिडल मोस्ट वैल्यू से पास हो रही है, कि 80 के कंजम्पशन लेवल पर जितनी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं फैमिली के, उसकी जो सेंटर मोस्ट वैल्यू है वो हमने ले ली। इसी तरह 100 की भी सेंटर मोस्ट वैल्यू, 120, 140 हर लेवल ऑफ एक्स पर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की एक सेंटर वैल्यू ले ली है, विच इज रिप्रेजेंटिंग इट्स गिविंग अस इट्स मीन वैल्यू। तो अब यहाँ पर कंडीशनल और अनकंडीशनल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कंडीशनल मीन वैल्यू ये है कि यहाँ पर जो आपकी ये लेवल आ रहा है 80 के अगेंस्ट, जो मीन वैल्यू ऑफ y है या मीन वैल्यू ऑफ जो कंजम्पशन है, वो इस 80 इनकम के अगेंस्ट है। इसी तरह से ये जो हमारी सेकेंड मीन वैल्यू है वो 100 की इनकम या x के अगेंस्ट है। इसी तरह से थर्ड जो मीन वैल्यू है वो 120 की इनकम के अगेंस्ट है। तो यू कैन सी कि हर मीन वैल्यू एक फिक्स्ड एक्स के अगेंस्ट आ रही है। हम इन वैल्यूज को एग्जैक्टली भी देख सकते हैं, ये आपकी बुक में अगर आप इसका जो टेबल है उसको देखेंगे तो आपको उनकी एग्जैक्ट मीन वैल्यूज भी वहाँ पर गिवन है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, तो अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हर इनकम ग्रुप के अगेंस्ट, हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। उसमें से हमने वाई की मीन वैल्यू ली है और उन सारी मीन वैल्यूज से हमने एक लाइन को गुजारा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं आपको बुक से बताऊं तो 80 के इनकम के अगेंस्ट जो मीन वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है या मीन वैल्यू ऑफ वाई है वो 65 है। 100 के अगेंस्ट आपकी 77 है, 120 के अगेंस्ट 89 है, 140 के अगेंस्ट 101 है। इसी तरह से हर x के अगेंस्ट y की एक मेन वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो बस यू हैव टू रिमेंबर, ये जो डार्क सर्कल्ड पॉइंट्स हैं वो आपकी कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ y शो कर रहे हैं अगेंस्ट x वैल्यूज, एंड इफ वी join these conditional mean values we obtain, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, एंड इट इज द रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। यहाँ पे आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी गिवन है, you can look at that a population regression curve is simply the locus of the conditional means of the dependent variable for the fixed values of the explanatory variable। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हर x के अगेंस्ट there is a population of y values that are spread around the mean of those y values। आप देख रहे हैं कि हर मीन वैल्यू के आसपास बाकी की वैल्यूज जो हैं y की वो स्कैटर्ड है। ठीक है, उसके बीच में हमने एक मीन वैल्यू निकाली है। अच्छा, यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए ये भी अज्यूम करते हैं कि जो हमारी y वैल्यूज हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अराउंड देयर मीन वैल्यूज। ठीक है, जो भी y वैल्यूज हैं वो अपने अपने मीन के अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब है कि ये जो मीन वैल्यू है इससे ऊपर जितनी वैल्यूज हैं उसके नीचे भी उतनी ही वैल्यूज हैं। ठीक है, हर लेवल पर, हर लेवल ऑफ एक्स पर जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं
तो आपकी जो वैल्यूज हैं दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो ये हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ एनी फैमिली इन द कम्युनिटी। अब ये जो है एक्सपेक्टेड वाई जो किसी एक्स के अगेंस्ट नहीं है, वो क्या है, सिंपली आपने सारी फैमिलीज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सम किया और उसको टोटल फैमिलीज जो कि हमारी एग्जांपल में 60 है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी मीन वैल्यू ऑफ वाई आ गई। लेकिन जो कंडीशनल मीन वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी वैल्यू ऑफ वाई विच डिपेंड्स ऑन द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, y की मीन वैल्यू हर x वैल्यू के अगेंस्ट। तो टोटल जो y की मीन वैल्यू है, जब हम सारी कंजम्पशन को सम करके टोटल नंबर पर डिवाइड करते हैं तो वो $121 है। लेकिन y की मीन वैल्यू एक x के अगेंस्ट 101 है, और ये किस इनकम लेवल पे, किस x के अगेंस्ट है, $140 के अगेंस्ट y की मीन वैल्यू क्या है, 101। ठीक है, तो एक मीन जो ये है, जब आप सारी ऑब्जर्वेशंस को सम करके टोटल नंबर पर डिवाइड कर देते हैं। और कंडीशनल मीन क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड x के अगेंस्ट y की मीन वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये प्रीवियस डायग्राम से हमने एक्सप्लेन किया था कि द मीन वैल्यू ऑफ दिस y अगेंस्ट $80 ऑफ इनकम। ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो हमने लगाई थी उसको हम लिख कैसे सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, उसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वाई गिवन, ये जो ऑब्लिक का साइन है जो स्लैश है, एक्सपेक्टेड वाई मीन वैल्यू ऑफ वाई गिवन द एक्स, इट इज द फंक्शन ऑफ वाई की मीन वैल्यू किस चीज का फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है साथ साथ कि आपकी x की वैल्यू फिक्स्ड होती है, गिवन होती है, y की आप कैसी वैल्यू निकाल रहे हैं, आप उसकी एक्सपेक्टेड या मीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये किसका फंक्शन है, इट इज सम फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अब इस फंक्शन को अगर हमने ये तो एक जर्नल फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, और अगर हम इसको फंक्शनल फॉर्म देना चाहें तो बेसिक लेवल पर हम इसकी एक फंक्शनल फॉर्म जो लेते हैं, अच्छा बाय द वे ये आपकी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन इन जर्नल टर्म्स है, $80 को इनकम पे, 140 और 220 पे, वो आपकी मीन वैल्यू में से पास हो रही है। मीन वैल्यूज क्या है वाई की, 65, 101, 149 अगेंस्ट ईच लेवल ऑफ इनकम। आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो मीन में से गुजर रही है, और ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, यू कैन सी दैट दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपकी वाई वैल्यूज का स्प्रेड है, जो भी उनकी वेरिएशन है, दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड देयर मीन। मीन से ऊपर जितनी वैल्यूज हैं उतनी ही वैल्यूज मीन के नीचे भी हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं एक लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन में क्या आपके पास होता है, आपके पास एक इंटरसेप्ट होता है और आपके पास एक स्लोप पैरामीटर होता है, और सिंपल बेसिक फॉर्म होती है। तो अगर हम उसको एलैबोरेट करके लिखना चाहें तो दैट वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन वैल्यू ऑफ x equals to beta 1 which is your intercept coefficient plus beta 2 into xi, beta 2 is your slope coefficient। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं आपके इंटरसेप्ट स्लोप कोफिशिएंट्स, दे आर अनऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन। अगर हमने इनको फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू एस्टिमेट देम। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में ये एक्सप्लेन किया था कि जो आपका एक्स वेरिएबल है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप कोफिशिएंट। तो ये हमारी फंक्शनल फॉर्म आ गई पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो ये जो फंक्शनल फॉर्म है इसमें आप कह सकते हैं कि हम y है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और x है आपकी इनकम। तो you will say that C is linearly related to income level।
ठीक हो गया। अब लीनियर का मीनिंग क्या है उसको हम देख लेते हैं। लीनियरिटी दो तरह की होती है, एक होती है लीनियरिटी इन वेरिएबल्स और दूसरा होता है लीनियरिटी इन पैरामीटर्स। Linearity in the variables क्या होती है? The conditional expectation of y is a linear function of x. मतलब जो आपका वेरिएबल है x, उसकी पावर 1 होगी और उसकी जो एक्सक्लूडेड फॉर्मेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होगा, वो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होगा, वो इनवर्स की फॉर्म में भी नहीं होगा, वो सिंपल x की फॉर्म में आएगा। और linearity in parameters क्या होती है कि conditional expectation of y is a linear function of the parameters. जो बीटाज हैं उनकी कोई पावर नहीं होगी, उनकी सिर्फ पावर होगी 1। और उसमें क्या है कि नॉन लीनियर होना क्या होगा, एक्सक्लूडेड फॉर्मेट्स क्या आते हैं कि बीटा आपका स्क्वायर की फॉर्म में भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में भी नहीं होगा और डिवीजन की फॉर्म में भी नहीं होगा। तो a linear regression model only requires linearity in parameters. It may or may not be linear in explanatory variables. ठीक है, तो आप हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल किसे कहते हैं? वो मॉडल जो पैरामीटर्स में लीनियर होता है। अब अगर वो वेरिएबल्स में लीनियर नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको पैरामीटर्स में लाजमी लीनियर होना चाहिए, तभी वो कहलाता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब यहाँ पर अगर आप इन इक्वेशंस को देखें कि एक्सपेक्टेड वाई गिवन एक्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, इसमें आप देखें कि बीटा लीनियर है, बिल्कुल बीटा लीनियर है, इसमें ना स्क्वायर है बीटाज में, ना मल्टीप्लिकेशन है। क्या वो एक्स में लीनियर है? हाँ, वो एक्स में भी लीनियर है क्योंकि एक्स की भी कोई पावर नहीं नजर आ रही हमें। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज लीनियर इन बीटा एंड इट इज ऑल्सो लीनियर इन वेरिएबल्स एक्स। दूसरी अगर हम इक्वेशन देखें, एक्सपेक्टेड वाई गिवन एक्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर। अब इसमें क्या है, क्या ये बीटाज में लीनियर है, पैरामीटर्स में लीनियर है? यस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीटाज किसी पावर की फॉर्म में नहीं है, ना मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, ना डिवीजन की फॉर्म में है। अच्छा, और क्या ये वेरिएबल्स में लीनियर है? नहीं, क्योंकि एक्स की स्क्वायर फॉर्म है। ये एक्स में नॉन लीनियर है, ये वेरिएबल में नॉन लीनियर है। लेकिन क्या तब भी हम इसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहेंगे? बिल्कुल हम इसको लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि अ लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ओनली रिक्वायर्स लीनियरिटी इन पैरामीटर्स। इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल के नॉन लीनियर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे आप देखें, आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो उसमें एक्स स्क्वायर फॉर्म में होता है, क्यूबिक में एक्स स्क्वायर में भी होता है, क्यूबिक फॉर्म में भी होता है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इनवर्स की फॉर्म में भी होता है। तो ये सारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स हैं, जो बीटाज हैं, वो सारे के सारे लीनियर हैं। Okay, then we move on to the stochastic specification of the linear regression model. इससे पहले जो हमने मॉडल बनाया था उसमें हमने डिस्टर्बेंस टर्म को, स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म को या रैंडम एरर टर्म को इंक्लूड नहीं किया था, तो वो उसमें रियलिटी नहीं थी एक तरह से। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप सिंपल बगैर एरर टर्म के मॉडल लेते हैं तो उसमें हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम लेवल पर डिपेंड करता है, जो कि हमारी एग्जांपल आ रही है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि फैमिलीज की जो एवरेज कंजम्पशन होती है, कुछ फैमिलीज होती हैं जिनकी उस एवरेज से ज़्यादा कंजम्पशन होती है और किसी की उस एवरेज से कम कंजम्पशन होती है। तो ये जो एरर है, ये जो डेविएशन है आपकी बाय ऑब्जर्वेशंस की फ्रॉम देयर मीन वैल्यू, वो डेविएशंस आपकी एरर की वजह से होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसका जो नीचे हम जो कह रहे हैं कि ऑन एवरेज आपके जो एरर्स होंगे वो 0 होंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि हम कहते हैं कि कुछ एरर्स पॉजिटिव होते हैं
कुछ एरर्स नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव एरर्स नेगेटिव एरर्स को कैंसल आउट कर देते हैं, तो ऑन एवरेज हमारी जो एरर होता है वो 0 होता है। अगर कंजम्पशन की एग्जांपल में हम देखें तो एरर पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि किसी की कंजम्पशन एवरेज से ज़्यादा हो सकती है, मतलब पॉजिटिव एरर, किसी की कंजम्पशन एवरेज से कम हो सकती है, दैट इज़ नेगेटिव एरर। ये किस वजह से हो सकता है? हो सकता है किसी के घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी वगैरह का फंक्शन है जिसकी वजह से उसकी कंजम्पशन यूजुअल या एवरेज से ज़्यादा है और किसी की कंजम्पशन अपनी यूजुअल लेवल से कम है, तो उसकी कंजम्पशन फिर वो नेगेटिव में आएगी। सो इफ वी लुक एट दैट, अगर हम एरर निकालें तो एरर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम वाई की जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसी इंडिविजुअल फैमिली का अपनी एवरेज कंजम्पशन से डेविएट करता है, तो दैट इज कॉल्ड एरर। तो उसको लिखना कैसे है इक्वेशन की फॉर्म को, ये जो मैंने बात की है, दैट इज यू आई एरर इक्वल्स वाई की कोई भी वैल्यू माइनस उसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, कि वो अपनी एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट करता है। ये जैसे हम स्टैट्स में पढ़ते हैं मीन डेविएशन, ये उसी तरह की है कि आप y का उसके मीन से डिफरेंस निकाल रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करें तो सिंपली आपका जो एरर टर्म है वो दूसरे साइड पे जाएगा। सॉरी, हम जो है आपकी एक्सपेक्टेड y गिवन xi को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2.4.1। ठीक है, तो u is a deviation and it is an unobservable random variable taking positive or negative values. And technically ui is known as the stochastic disturbance or stochastic error term. अच्छा, अब हम इक्वेशन 2.4.1 को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? हम कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेंडिचर है इंडिविजुअल फैमिली का, उसकी इनकम के अगेंस्ट उसके दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इंडिविजुअल फैमिली की जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है अगेंस्ट उनकी इनकम के, उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्सपेक्टेड वाई आई given xi, which is simply the mean consumption expenditure of all the families with the same level of income. इस पार्ट को हम कहते हैं सिस्टमैटिक और डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट। ये एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सेकेंड पार्ट यू आई है, जिसको हम रैंडम या नॉन सिस्टमैटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक हमने जैसे बात की थी, अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन में, कि एरर वो बास्केट है जिसमें वो सारे ओमिटेड या निग्लेक्टेड वेरिएबल्स हैं जो वाई को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली उन्हें रिग्रेशन मॉडल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें वो सारे प्रॉक्सी वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि जो एक्सपेक्टेड वाई आई है वो एक्स का लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2.4.1 को लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वाई आई गिवन एक्स आई, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था इक्वल्स किसके? बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई और प्लस यू आई एज इट इज आ गया। यहाँ पर अगर हम पीछे जाएं, ये वाला आपको याद है, हमने इनका पहले हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड वाई आई गिवन एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फिर हमने कहा था हम इसकी एक फंक्शनल फॉर्म लेते हैं, सिंपल सी लीनियर फंक्शन। तो एक्सपेक्टेड वाई आई गिवन एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। तो हमें यहाँ से पता है कि एक्सपेक्टेड वाई आई गिवन एक्स आई किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। तो इसी चीज को हमने इक्वेशन 2.4.2 में लिखा है। एक्सपेक्टेड वाई आई की जगह उसकी वैल्यू लिखी है और प्लस यू आई आ गया। सो इन दिस वे हमने स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन कर दी है अपनी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की, उसके साथ एरर टर्म को ऐड कर दिया है। ठीक है, कहाँ से बात हमने स्टार्ट की? हमने कहा कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ वाई आई है, हर
y की जो ऑब्जर्वेशन है वो उससे डेविएट करती है। कुछ पॉजिटिव y होंगे, कुछ नेगेटिव y होंगे, तो ui क्या है, वो उनकी डेविएशन को शो करता है और वहां से हमने स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन की है। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन 2.4.2 की एक्सपेक्टेशंस ले लें ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वाई आई, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड वाई आई गिवन एक्स आई इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वाई आई, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस थी तो उस पर दोबारा एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, प्लस एक्सपेक्टेड यू आई गिवन एक्स आई। मैंने कहा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तभी हर एक के साथ गिवन एक्स आई आ रहा है। अच्छा, आप एक्सपेक्टेशंस की एक्सपेक्टेशंस लें तो वो एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं और एक्सपेक्टेड यू आई गिवन एक्स आई एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2.4.4 है, हमने कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस ले ली हैं, तो ये जो आपका लास्ट कंपोनेंट बनता है दैट इज एक्सपेक्टेड यू आई गिवन एक्स आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई इज 0। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या था, हमने कहा एक्सपेक्टेड y शो करता है एवरेज y या मीन y, तो एक्सपेक्टेड u क्या शो करता है, एक्सपेक्टेड u भी एरर की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू शो करता है। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि एक्सपेक्टेड यू आई जो एरर का एवरेज है दैट इज 0। क्यों 0 है, बिकॉज कुछ हमारे पास पॉजिटिव एरर्स हैं, कुछ नेगेटिव एरर्स हैं। पॉजिटिव एरर्स नेगेटिव एरर्स को कैंसल आउट कर देती हैं, तो ऑन एवरेज जो हमारे पास एरर है वो 0 है। इसका एक और मतलब क्या है कि जो आपकी लाइन है, रिग्रेशन लाइन है, उस पर कोई एरर नहीं है। अब मैं दोबारा से पीछे जाके आपको एक दफा डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, जो हमारी ये वाली डायग्राम, बल्कि इनफैक्ट इस वाली को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कहा था y की जितनी ऑब्जर्वेशंस ऊपर हैं उतनी ऑब्जर्वेशंस नीचे हैं। जो सर्कल पॉइंट है वो एवरेज है। y की कुछ ऑब्जर्वेशंस एवरेज से ऊपर है, कुछ एवरेज से नीचे हैं हर इनकम लेवल पर। तो हमने क्या निकाला था, हमने कहा था एरर किसके इक्वल है, एरर इज द डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल y वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन वैल्यू, ठीक है। तो जो मीन से डिफरेंस है ऊपर की वैल्यूज का वो सारा पॉजिटिव एरर है, और मीन से जो नीचे की वैल्यूज हैं वो जो डिफरेंस है वो नेगेटिव एरर्स है। तो आप देख लें जितने पॉजिटिव एरर्स ऊपर, जितने पॉजिटिव एरर्स हैं नीचे उतने ही नेगेटिव एरर्स हैं। तो ये नेगेटिव एरर्स पॉजिटिव एरर्स को कैंसल आउट कर देते हैं। तो ऑन एवरेज एवरेज क्या है, ये रिग्रेशन लाइन जो है वो एवरेज है। ऑन एवरेज देयर इज नो एरर, आपकी जो रिग्रेशन लाइन है उस पर कोई एरर नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ दिस टॉपिक, इसको डिटेल में आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, द एनाटॉमी ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म। आपकी बुक में ये दिया हुआ है द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म, के किन किन एस्पेक्ट्स की वजह से हमें एरर टर्म को अपने रिग्रेशन मॉडल में इंक्लूड करना होता है। मतलब आपका जो यू आई है, आपकी जो एरर टर्म है, वो किन किन ओमिटेड वेरिएबल्स की प्रॉक्सी के तौर पर यूज हो रहा है इन रिग्रेशन। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये इनकी समझ लें एक तरह से उनकी हेडिंग्स को हाईलाइट किया हुआ है कि ये सारी चीजें हम एरर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जी मसला क्या है, अब मसला वही है जो हम स्टैट्स में पढ़ते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका एक जो सैंपल है उसको लेकर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे अपनी एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, हम उसे किस तरह से एस्टिमेट करें, हम उसे एक सैंपल से एस्टिमेट करते हैं। ये पूरी पॉपुलेशन आपको दी हुई है और उसमें हमारा फोकस किस पर है, वी हैव आवर फोकस ऑन अ सैंपल फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन। ऑलराइट, तो अब हम चल रहे हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से सैंपल रिग्रेशन फंक्शन पे। क्यों, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसका एक पार्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम
सैंपल निकालेंगे उस पॉपुलेशन में से और उसको स्टडी करेंगे। ओके, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन आप देख रहे हैं इन 2.6.1 yi hat equals beta 1 hat plus beta 2 hat xi। अब ये जो हैट शो कर रहे हैं ये एस्टिमेटर्स हैं। yi hat किसका एस्टिमेटर है? वो पॉपुलेशन मीन वैल्यू ऑफ y का एस्टिमेटर है। बीटा 1 हैट पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा 1 का एस्टिमेटर है। बीटा 2 हैट पॉपुलेशन एस्टिमेटर बीटा 2 का एस्टिमेटर। स्टैट से आपको पता है कि जो भी आपका एस्टिमेटर होता है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, and it is simply a rule or formula or method that tells us how to estimate the population parameter from the information provided by the sample। ये सैंपल में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोई एक वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं बाय द एस्टिमेटर उसको हम एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को हमने दो इक्विवेलेंट तरीकों से, दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट किया था। तो अगर हम इसकी भी स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन कर लें तो ये बन जाएगा yi इक्वल्स बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट xi प्लस ui हैट। ठीक है, अब ui हैट क्या है? ui हैट एस्टिमेटेड एरर है। ui एरर था, ui हैट एस्टिमेटेड एरर है और इसको एस्टिमेटेड एरर जो होता है ना ui हैट, उसको जो अप्रोप्रिएट टर्म है दैट इज रेजिडुअल, ठीक है। पॉपुलेशन का जो एरर है, सॉरी सैंपल का जो एरर है जिसको हम एस्टिमेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल टर्म। Conceptually, UI hat is analogous to UI and can be regarded as an estimate of UI, ठीक है। और इसको भी इंट्रोड्यूस करने की वही रीजन है जो रीजन थी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में इसको एस्टिमेट करने की। अच्छा जी, to sum up then, we find our primary objective in regression analysis is to estimate the population regression function। अच्छा जी, अब ये अगेन वही दोबारा से जो आपका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है उसकी स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन है और आप देख सकते हैं कि आपका जो रेजिडुअल है यूआई हैट वो सैंपल एस्टिमेट है ऑफ द ट्रू बट अनऑब्जर्वेबल पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस यूआई। अच्छा, आप इस वाले जो रिग्रेशन फॉर्म है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं yi इक्वल्स स्मॉल yi हैट प्लस ui हैट, नॉट नेसेसरीली स्मॉल yi। तो yi इक्वल्स yi हैट प्लस ui हैट, उसमें yi हैट की आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी है विच इज बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट xi। जैसे यहाँ पर पीछे देखें जो इक्वेशन 2.6.1 है उसमें yi हैट किसके इक्वल है? बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट xi। तो ये जो अल्टरनेटिव वे दिया हुआ है दैट इज yi इक्वल्स yi हैट प्लस ui हैट। आपका जो एक्चुअल y है वो किसके इक्वल होगा? y की एस्टिमेटेड वैल्यू के और एस्टिमेटेड रेजिडुअल के। तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू को अगर हम एक्सप्लेन एलैबोरेट करें तो वो बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट xi बनती है और ui हैट हमारा स्टोकास्टिक एरर टर्म है, रेजिडुअल। अच्छा जी, अब सम अप करते हैं हम हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है गिवन इन इक्वेशन 2.4.2 उसको एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन विच इज बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट xi प्लस ui हैट, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, नीचे वाला आपका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है। अच्छा, because more often than not our analysis is based upon a single sample from some population, but because of sampling fluctuations our estimate of the population regression function based on sample regression function uh, जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की बेस पे, क्योंकि आप एक पॉपुलेशन से
बहुत सारे सैंपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहिर बात है आप जितने सैंपल्स विड्रॉ करेंगे उनसे आपको पॉपुलेशन की एक डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। तो आप जो अप्रोक्सीमेशन है कि जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। तो इस अप्रोक्सीमेशन को हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। फ्रॉम दिस डायग्राम हमारे पास एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है जो आपने पीछे से हम स्टडी करते चले आ रहे हैं कि हमने कैसे बनाया है बाय कनेक्टिंग द मीन वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज y अगेंस्ट ईच x वेरिएबल। ठीक है, ये सेम वही लाइन है जो हमने पीछे ड्रॉ की थी। इसके ऊपर हमने एक और लाइन लगाई हुई है जो डैश्ड लाइन है, वो आपका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है जिसको आपने पॉपुलेशन में से ही निकाल के एक सैंपल निकाला है और उसको एस्टिमेट किया है। ठीक है, उसको हमने लिखा है वाई आई हैट इक्वल्स बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई। अच्छा, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नोइंग कि कौन सा एरिया आपका किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो हियर वी हैव जो आपकी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है और जो सैंपल रिग्रेशन लाइन है, इनका अगर हम एक इंडिविजुअल y वैल्यू ले लें विच इज वाई आई, तो उसमें हमारे पास क्या है, पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को हम देखें तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पे जो y की मीन वैल्यू है दैट इज एक्सपेक्टेड वाई आई, दिस डार्क सर्कल्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन दिस इंडिविजुअल वाई आई and this expected yi given xi, this is आपका the error term ui. if you remember, uh, अपने नोट्स में अगर आप पीछे देखें तो हमने कहा था एरर किसके इक्वल है, एरर इक्वल है डेविएशन ऑफ yi फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ yi। तो ये पोर्शन उस एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जहां पर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये जगह आपको देती है एस्टिमेटेड वाई आई। ठीक है, इसी तरह से आप एक्चुअल y से एस्टिमेटेड y का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और वो क्यों निकालना है, क्योंकि वो आपको रेजिडुअल देता है, सैंपल का एरर देता है। ठीक है, तो वही y की ऑब्जर्वेशन से अगर डिफरेंस ले वाई आई हैट का तो वो डिस्टेंस बनता है आपका यू आई हैट। ठीक है, इनको यहाँ पर हमने वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ट्रांसलेट भी किया हुआ है। ये वाई आई ट्रांसलेट हो रहा है एज वाई आई ऑन द वर्टिकल एक्सिस, और ये वाई आई हैट जहाँ पर सैंपल रिग्रेशन टच कर रहा है उस वर्टिकल पोर्शन को, वो है आपका वाई आई हैट। ठीक है, तो आई रिपीट के the difference between yi and expected yi, y की individual observation का difference from the population mean value of y gives us population error ui, और yi की individual observation का difference from its estimated value yi hat gives us the sample residual और sample error value of ui hat। ठीक है जी, तो हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को ये जैसे पहले मैंने आपको स्लाइड में पीछे दिखाया था कि 2.6.3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वाई आई किसके इक्वल होता है, अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू के और रेजिडुअल के इक्वल होता है, और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू के ये वही तरीका है जिसको हमने जैसे हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को भी लिखा था कि वाई आई किसके इक्वल होता है, अपनी पॉपुलेशन मीन वैल्यू और एरर के अगेंस्ट। तो हम सैंपल की टर्म्स में 2.6.3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये सैंपल है और ये पॉपुलेशन है। अच्छा, अब जो आपकी फिगर है जो हमने पीछे पढ़ी उसमें दे आर सेइंग कि वाई आई हैड ओवर एस्टिमेट्स द ट्रू एक्सपेक्टेड वाई आई एक्स आई फॉर एक्स shown therein. By the same token, for any xi to the left of the point, the sample regression function with underestimates the true population regression line. ठीक है,
and the reader can easily see that such over and underestimation is inevitable because of sampling fluctuations. यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट ए है, इससे अगर हम राइट की तरफ जाएं तो आपका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से ऊपर है। दैट मीन्स सैंपल रिग्रेशन फंक्शन ओवर एस्टिमेट कर रहा है और ए से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएं तो ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है। यही बात वहां पर की गई है। ठीक है। अच्छा जी, granted that the sample regression function is but an approximation of the population regression function, can we devise a rule or method that will make this approximation as close as possible? अब हमने कहा कि हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे मीन वैल्यूज निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। अब हमें ऐसा सैंपल चूज करना है जो जितना पॉसिबल हो सके पॉपुलेशन के करीब करीब हमें वैल्यूज निकाल के दे सके, उसकी बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन। तो दूसरे लफ्जों में हम कह रहे हैं कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि बीटा वन हैट ज्यादा से ज्यादा बीटा वन के करीब हो, मतलब सैंपल वैल्यू पॉपुलेशन वैल्यू के करीब करीब निकले, और बीटा टू हैट बीटा टू के जितना क्लोज हो सके उतना होना चाहिए, ऐसी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है, और नेक्स्ट चैप्टर इज आल्सो वेरी 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 इम्पोर्टेंट। उसमें बहुत मतलब सारी क्रक्स है आपके इकोनोमेट्रिक्स का और आगे जितना भी हमने पढ़ना है उस हर चीज का। ठीक है। तो थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि ये आपकी जो यूआई है ये आपका पॉपुलेशन एरर है, अनऑब्जर्वेबल है। उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाई आई एंड एक्सपेक्टेड वाई आई। एक्सपेक्टेड वाई आई आपका बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई के इक्वल होता है। इसी तरह से जो सैंपल रेजिडुअल है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाई आई एंड द वाई आई हैट। ठीक है, द एस्टिमेटेड एवरेज। ये पॉपुलेशन एवरेज है ऊपर वाली, नीचे वाली है एस्टिमेटेड एवरेज। ठीक है। अच्छा, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का और सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन आप देख लें, उसमें एक्सपेक्टेड वाई आई हम लेते हैं, और यहाँ पर जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है उसमें सारे कैप्स हैं या हैट्स हैं जो शो कर रहा है कि ये सैंपल वैल्यू है। इसमें कंडीशनल मीन होती है, होता है वैल्यू होती है, और इसमें एस्टिमेटेड मीन होती है। कोफिशिएंट्स में क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं बीटा वन बीटा टू, यहाँ पर रैंडम एस्टिमेटर्स हैं बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट। वहाँ पे एरर टर्म यू आई होती है, और यहाँ पर सैंपल रेजिडुअल कहते हैं उसको, विच इज यू आई। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ एक पॉपुलेशन का है और एक सैंपल का है। अच्छा जी, दिस वी हैव डन। अच्छा, अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है रिग्रेशन एनालिसिस का। अब देखें, हमारे पास एक स्कैटर्ड डेटा है। हमने हमने इस डेटा पर ये डेटा है जो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, द रिलेशनशिप बिटवीन आवर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमें इस स्कैटर पे एक रिग्रेशन लाइन को फिट करना है। ठीक है। इस रिग्रेशन लाइन को फिट करने के लिए आपको दो पैरामीटर्स की जरूरत है, विच इज बीटा वन एंड बीटा टू। और यू कैन से आपको दो पैरामीटर्स चाहिए, एक इंटरसेप्ट पैरामीटर चाहिए और एक स्लोप पैरामीटर चाहिए। इंटरसेप्ट पैरामीटर आपको बताएगा कि आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो वर्टिकल एक्सिस पे किस पॉइंट से स्टार्ट होगी, अबव जीरो स्टार्ट होगी, बिलो जीरो स्टार्ट होगी, और स्लोप पैरामीटर की वैल्यू आपको बताएगी कि आपकी रिग्रेशन लाइन का स्लोप क्या होगा, स्टीप होगी, फ्लैट होगी या नॉर्मल होगी। ठीक है। तो हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। उसके लिए हमने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। रिग्रेशन लाइन फिट करने के लिए हमें इंटरसेप्ट और स्लोप कोफिशिएंट्स चाहिए। तो उन इंटरसेप्ट और स्लोप कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एस्टिमेशन मेथड चाहिए। ठीक है। हम
इंटरसेप्ट और स्लोप पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक एस्टिमेशन मेथड चाहिए। अब एस्टिमेशन मेथड आपके बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें हम कहते हैं एक होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एक होता है मेथड ऑफ मोमेंट्स, हमारे पास होता है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कोर्स है उसमें हम सिर्फ करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। और आगे जाके आप कोर्स में देखेंगे कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में सिर्फ एक मेथड नहीं है, देयर आर मल्टीपल सब मेथड्स जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम उन मेथड्स को यूज करते हैं। आपके पास यहाँ पर वैसे हम देखें तो लीनियर लीस्ट स्क्वायर होता है, नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर होता है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल लीस्ट स्क्वायर होता है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर होता है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर, जर्नलाइज लीस्ट स्क्वायर। तो ये सारे लीस्ट स्क्वायर्स हमारे आगे आते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं समअप कर देती हूँ। आवर ऑब्जेक्टिव is to study the relationship between dependent and independent variable denoted by y and x। उनका रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हमारे पास जो डेटा है हमने उस पर रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। एंड टू फिट अ ट्रू रिग्रेशन लाइन हमें इंटरसेप्ट और स्लोप पैरामीटर्स चाहिए, और उन इंटरसेप्ट एंड स्लोप पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हमें एक एस्टिमेशन मेथड चाहिए, जो इन दिस केस वुड बी द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, OLS जिसको इन शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेंगे, उस पर OLS अप्लाई करेंगे और उससे अपने इंटरसेप्ट और स्लोप पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे, और उनके बेसिस पर हम एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें रिलेशनशिप शो करेगी बिटवीन dependent and independent variable. So inshallah we will study that in our next class. Chapter 3 से हम start करेंगे. Make sure to revise your lecture again and again because ये ऐसे concepts हैं, अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आगे की इकोनोमेट्रिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, साथ साथ कोई भी चीज़ आपने बैकलॉग में नहीं छोड़नी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।